हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो हमारा होने वाला है रीट 2018 का जो साइंस का पेपर था उस पेपर का पूरा एनालिसिस किया जाएगा इसमें। और इसको साइंस की तरह ही पढ़ा जाएगा कि साइंस हमको कैसे पढ़नी चाहिए, उस बेस पे इसका एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद इन 30 क्वेश्चन से कम 200 से 250 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे और एक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम देखें और कैसे उसके आसपास के और क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, खूब इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम निकालें इसको और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। इसके की फीचर्स क्या हैं हमारे? सबसे पहले हमारा होगा कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। दूसरे, इसमें प्रश्न की प्रकृति भी देखेंगे कि कौन सा रटने वाला क्वेश्चन में से आया है, कौन सा हाई लेवल से है और कितने डीप जा रहे हैं इसमें, ये भी देखना है हमको। और जो थर्ड है हमारे इसमें कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है उससे संबंधित और संभावित क्वेश्चन कौन सा बनेगा, तो उसके आसपास के जो रहेगा उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है इससे संबंधित है। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 एफ सीरीज़ का ये पेपर है अपना। और इसमें क्वेश्चन 121 जो है उसमें पूछा गया है किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। कौन सा कोशिकांग जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन सभी सही कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक नज़र में होगा। लेकिन इसके अलावा ये क्वेश्चन की रेंज कहाँ तक जा रही है, क्या क्या और पूछा जा सकता है इसके आसपास, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और उसके लिए हमको इसके एनालिसिस में जाना होगा। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का एनालिसिस, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर था। सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाया जाता। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें केंद्रक नहीं होता, मतलब जो केंद्रक झिल्ली है वो उसमें नहीं पाई जाएगी। तो जो डीएनए और प्रोटीन वगैरह होंगे वो कोशिका द्रव्य में ही ऐसे ही फैले रहेंगे। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपन सभी जीवाणु, नील हरित शैवाल्स, ये सभी क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में शामिल है। दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो इन छोटे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले हैं, इसके अलावा जो भी विकसित जीव है, पादप है या जंतु है, वो सभी क्या है यूकैरियोटिक सेल। तो इन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं, मतलब जो ऊर्जा की उत्पादन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? भोजन के ऑक्सीकरण से। वो अपना आगे देखते हैं इसी में नीचे। तो जिस सेल्स को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, और जिसको कम ज़रूरत पड़ती है उसको उसमें कम होंगे। अपन नॉर्मल बॉडी सेल देखते हैं और उसके कंपेयर में अगर मसल्स की एक सेल निकालेंगे अपन, तो मसल्स की सेल में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मसल्स की सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। अपन देखते हैं एक शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु स्वयं गति करता है, खुद की एनर्जी से गति करता है। और एक अपन ले लेते हैं WBC। तो WBC है वो ब्लड के साथ साथ बहती है। तो इसमें ऊर्जा किसको ज़रूरत पड़ी? शुक्राणु को, तो इसलिए शुक्राणु में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो ये अपन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपन देखते हैं नेक्स्ट, अब इसमें सेल इन सेल, इसको कोशिका के अंदर कोशिका भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है और इसमें खुद का राइबोसोम होता है। डीएनए और राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसके अलावा एक और कोशिकांग होता है जो पादप सेल में पाया जाता है, और वो होता है प्लेस्टिड्स, लवक। लवक में भी स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, तो उसको भी कोशिका के अंदर कोशिका ही कहते हैं। अगले स्टेप में हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको इसमें दो चीज़ देखनी है। अंदर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। और जो झिल्ली होती है, झिल्ली अंदर की तरफ ऐसे उभार से उभरे रहते हैं, उन उभार को बोलते हैं अपन क्रिस्टी। ये क्रिस्टी वाला क्वेश्चन पूछा था, क्रिस्टी किसमें पाई जाती है। अब इसके बाद देखते हैं क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं अपन ऑक्सीसोम्स। इस टाइप के रहते हैं ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं। इन ऑक्सीसोम्स के अंदर ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद जो सरलतम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज ब्लड के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचती है, और कोशिकाओं में जाने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी में जो ऑक्सीसोम है वहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, इसमें ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, और ऑक्सीजन से इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, और यहाँ से CO2 गैस और ऊर्जा बनती है। तो ये ऊर्जा उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन हो गया सेम से। या फिर हमसे पूछ लिया कि भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, और ऑप्शन में आ गया ऑक्सीसोम आ गया या क्रिस्टी आ गया, तो हमको ये ध्यान रखना होगा। फिर अगला आ गया
एक अपना ऑप्शन में दे रखा है हरित लवक, और ये हरित लवक है, ये कहाँ, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। नेक्स्ट ऑप्शन था, इसको सेल इन सेल वाला इसको भी कहते हैं, मत कोशिका में कोशिका, क्योंकि इसमें भी डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगला है अपना गोल्जी काय, और गोल्जी काय का जो काम है वो क्या है, प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण और श्रवण, कोशिका के अंदर प्रोटीन और लिपिड का संग्रहण करने का काम करती है गोल्जी काय, और उसका श्रवण भी यही करती है। एक ऑप्शन अपने इसमें यह भी था अंतःप्रद्रवी जालिका, और अंतःप्रद्रवी जालिका को दो भागों में बांट सकते हैं अपने, दो प्रकार की हो सकती है। नंबर एक इसको बोल सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये वाली चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो खुरदरी क्यों होती है, खुरदरी का मतलब इसकी जो सतह है, इसकी सतह के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे होते हैं, उन राइबोसोम्स की वजह से ये खुरदरी है, और चिकनी वाली प्लेन होती है। अब ये इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का, तो इसका मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का काम प्रोटीन संश्लेषण भी हो गया। तो इनडायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से किसके ऊपर होगा, तो अगर ऑप्शन में खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका तो ये भी दे सकते हैं हम, राइबोसोम आ गए तो ये भी दे सकते हैं, और चिकनी है इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यहाँ पे संग्रहण का काम होगा, ये केवल संग्रहण का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाहारी पादप कौन सा है, इनमें से कौन सा पादप कीटाहारी है, तो इसका जो आंसर अपना है बी है, यूट्रिकुलेरिया। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल से देख लेते हैं, और ये अपना आ गया 122 नंबर क्वेश्चन, जो कीट भक्षी पादप भी कहते हैं इनको, कीटाहारी भी कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ये कीड़े क्यों खाते हैं, इनको कीट खाने का मुख्य जो वजह है वो है नाइट्रोजन की कमी। ये ऐसे एरिया में पैदा होते हैं ये पादप जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और वो एरिया दलदली क्षेत्र, जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीटों को खाते हैं, तो वहाँ से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब दलदली क्षेत्र में नाइट्रोजन कमी क्यों होती है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल के नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, ये अपने धरती से लेते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं ये। अब नाइट्रेट्स के रूप में दलदली क्षेत्र में इसकी कमी रहती है, तो इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं ये कीटों से। तो यूट्रिकुलेरिया को ब्लेडर वर्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ब्लेडर वर्ट है। दूसरा इसमें देखते हैं और जो एग्जाम्पल है इसके अलावा कीटभक्षी पादपों के, उसमें ड्रोसेरा घट पादप या घटपर्णी या पिक्चर प्लांट, और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब भी कीटभक्षी पादपों के ही उदाहरण है। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शंस दे रखे थे, उस ऑप्शन में एक कुस्कुटा दे रखा था, एक मोनोट्रोपा दे रखा था, और एक ओरोबैंकी दे रखा था। तो ये कुस्कुटा तो अपन अमरबेल को कहते हैं, जो एक परजीवी पादप, ये तीनों ही परजीवी पादपों के एग्जाम्पल है। अमरबेल होगी, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, इसमें एक ही फूल आता है, सफ़ेद रंग का फूल होता है, और इसको अपन इंडियन पाइप भी कहते हैं और घोस्ट फ्लावर भी कहते हैं, ये भी एक परजीवी छोटा पादप होता है, और ये सफ़ेद रंग का पादप होता है, इसमें कहीं पे भी ग्रीन नहीं पार्ट नहीं होता, तो ये ग्रीन पार्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें पर्णहरित नहीं है, और पर्णहरित नहीं है तो अपना खुद का भोजन नहीं बना पाता। इसके बाद आता है अपना ओरोबैंकी, और ये सरसों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये जो तीन नाम दिए थे अपने को, तीनों परजीवी पादपों के। चलो इसके बाद देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 123, और इसमें हमसे पूछा गया है कि सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है, और इसका हमारा आंसर है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बारे में देख लेते हैं, ये आ गया मंगल ग्रह, ये लाल रंग का होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जिसका साधारण नाम जंग होता है, जो लोहे पर जंग लगता है उसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा पता चल रहा है कि मंगल पे लोहा पाया जाता है, और लोहा के साथ साथ में जल भी पाया जाता है, क्योंकि जल वाष्प के साथ क्रिया करके ही फेरिक ऑक्साइड बनता है, इसलिए वहाँ पे जल वाष्प भी पाई जाती है। और मंगल ग्रह पे अधिकतम जल होता है, ध्रुवों पे बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, बर्फ़ के रूप में जमा होता है ज़्यादातर जल वहाँ पे। फिर इसका नेक्स्ट जो फैक्ट देखते हैं अपन, कि जो मंगल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी से 1/3 गुना है। मतलब जितना भार अपने या पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का है, उसका तीसरा हिस्सा मंगल ग्रह पे जाके तीसरा हिस्सा बचेगा। इसके अलावा जो और ऑप्शन दे रखे हैं, बुध ग्रह, तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। शुक्र ग्रह, तो इसके बारे में हम देखते हैं, शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, और बाकी जो सौरमंडल के ग्रह हैं उन सबका पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन होता है, ये इसका उल्टा घूर्णन है।
और इसको सुबह का तारा और संध्या का तारा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह यही है। और ये डी ऑप्शन दे रखा है, ये अपने शनि ग्रह, शनि ग्रह को शनैश्चर भी कहते हैं। शनैश्चर मतलब धीरे धीरे चलने वाला, तो शनि ग्रह धीरे धीरे चलता है और इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, तो इस रिंग वाला ग्रह भी कहते हैं इसको। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर आता है 124 और इसमें पूछा गया डॉट्स किसका लघु स्वरूप है। तो डॉट्स किसका लघु स्वरूप है, इसका जो अपना आंसर है ये है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, इसका ये हिंदी में देख लें तो प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये डॉट्स है किस में काम आता है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो डॉट्स का जो अपन उपयोग करते हैं, ये इसका उपयोग करते हैं अपन टीबी के उपचार में, ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय, इसको क्षय भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं और ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। जीवाणुजनित रोग है एक, और जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस जीवाणु से टीबी होती है। दूसरा एक सेम इसी कुल का होता है, मतलब ये अपन लीनियस ने हमको बताया था ना, द्विनामपत्ति। द्विनामपत्ति का मतलब किसी जीव का नाम देंगे तो उसमें दो अलग अलग शब्द होंगे। जो पहला शब्द होगा वो उसका कुल का होगा और जो दूसरा शब्द होगा वो उसका जाति का, सॉरी कुल का नहीं, वंश का। तो पहला वंश का और दूसरा जाति का। तो माइक्रोबैक्टीरियम में माइक्रोबैक्टीरियम जो है ये इसका वंश और ट्यूबरकुलोसिस इसकी जाति है। एक इसी वंश का दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी एक जीवाणु है और इससे होता है कुष्ठ रोग। टीबी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है बीसीजी का, टीके का नाम बीसीजी, और ये जन्म से लेके और 10 वीक तक कभी भी लगा दिया जाता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके 24 घंटे में या 12 घंटे के अंदर ही टीका लगा दिया जाता है। और टीका क्या होता है, वैक्सीनेशन। वैक्सीन होता है कि जिस रोग के लिए अपन वैक्सीन लगानी है उसी रोग के मृत जीवाणु उसके अंदर प्रवेश करवा दिए जाते हैं शरीर में। तो जो मृत जीवाणु अपने शरीर में प्रवेश करवा देंगे तो इनके प्रति अपने शरीर में क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा। ये वैक्सीनेशन है। जैसे अभी कोरोना की चल रही है तो सेम कोरोना में वैसे ही, तो कोरोना एक वायरस जनित रोग है, ये भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे, और क्वेश्चन नंबर 125 हमसे कह रहा है कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। मतलब हमको देखना है कि अधिकतम ऊर्जा इनमें से किस में मिल रही है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है अनाज, मिलेट एवं दालें। इसमें हमको अनाज में स्टार्च मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी और इसमें प्रोटीन मिल जाएगी, दाल दे रखी है। सब्जियां एवं फल में प्रोटीन्स मिल जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। दूध, दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछलियाँ, इसमें हमको प्रोटीन अधिकतम मिल रही है। और डी वाला ऑप्शन जो मिल रहा है तो इसमें हमको मिल रही है तेल, वसा, दृढ़ फल व तिलहन, इसमें हमको मिल रही है वसा। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन से में वैसा, अपना आंसर ये सही है क्योंकि इसमें वसा है और वसा में अधिकतम एनर्जी होती है। तो इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं और इसका देखते हैं अब आगे। ये देखो ऊर्जा जो मिलती है हमको भोजन से, उसके क्रम में सबसे अधिकतम ऊर्जा मिलती है हमको वसा से, फिर उससे कम मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से सबसे कम मिलती है। प्रोटीन का जो मेन काम होता है वो शरीर की वृद्धि और विकास और रिपेयर का काम होता है। मतलब जो अपने कुछ क्षति हो जाती है शरीर में, टूट फूट हो जाती है तो उसका मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। दूसरा विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती हमको, ये ऊर्जा नहीं देते। अब आता है कार्बोहाइड्रेट संग्रहण। ये जो कुछ पादप और कुछ जंतु के जो अपने इसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहण होता है ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखो फल जो होते हैं, मीठे फल, मीठे जो फल होते हैं, मीठे फल में फ्रक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो गन्ना है, गन्ने में सुक्रोज होता है। तो ये फ्रक्टोज और सुक्रोज डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप हैं। इसके अलावा जो अनाज है या फिर पादप का अन्य भाग है, किसी भी कोई भाग से हमको जो ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वो मिलता है स्टार्च के रूप में। और स्टार्च का पाचन हमारे मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। मुख में जो लार ग्रंथि में जो होता है टाइलिन नाम का एंजाइम, वहीं से ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। तो पेड़ों में जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है भोजन में वो स्टार्च के रूप में होता है, ये ध्यान रखना है हमको। और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है, यकृत में। यकृत में जिन मानव में, मनुष्य में ये ग्लाइकोजन नहीं बन पाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का चक्कर रहता है आपस में,
तो जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा है तो ग्लाइकोजन बदल जाएगी, और ग्लूकोज की कमी है शरीर में तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन अपने कुछ शरीर में अनियमितता आ जाती है, उससे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन नहीं बन पाता और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे हमको हो जाता है मधुमेह या डायबिटीज़ रोग, मधुमेह या डायबिटीज़। और ये ग्लूकोज की मात्रा का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? वो हमारे यकृत में जो यकृत नहीं, पैंक्रियाज जो अपना है अग्नाशय, अग्नाशय में से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का काम है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करना। तो ये इंसुलिन मधुमेह के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 126 है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर ए है, यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। चलो इसका एनालिसिस देख लेते हैं। ल्यूटिनकारी हार्मोन, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH भी कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है और इसका जो काम है महिलाओं में फॉलिकल और पुरुषों में लेडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, नियंत्रित करता है हार्मोन। और ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर नर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे शुक्राणु बनता है। मतलब शुक्राणु को बनाने के लिए जिम्मेदार है FSH के साथ मिलके। और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करवाता है और जिससे अंड का परिपक्वन होता है और अंड जनन का नियमन होता है। तो LH जो हार्मोन है, LH हार्मोन FSH के साथ मिलके नर में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और मादा में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो और दे रखे हैं अपने को ऑप्शन, तंत्रिका हार्मोन। तो तंत्रिका हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये आवेग संचरण, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, आवेग चलता है शरीर में अपने, उसको नियमित करता है। दूसरा जो ग्राफी पुटक दे रखा है वो अंड जनन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कि FSH के साथ संक्रमण नहीं करता, तो ये गलत है। FSH के साथ संक्रमण करता है, अपने उसमें देखा था, उसके साथ मिलकर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरिकी कार्यनीति कहलाती है। और ये एकांतरिकी कार्यनीति विषम युग्मन कहलाती है, हेट्रोगेमी। बहुभ्रूणता में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, अनिषेक जनन में जब बिना निषेचन के जनन हो जाता है। और असंगत जनन है, ये भी अनिषेक जनन का ही एक प्रकार है, एपोमिक्सिस। चलो तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो गए टीचिंग मेथड के, और टीचिंग मेथड के इसमें नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं है, तो ये देख लेते हैं अपन। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। इन चार में से कौन सा है जो भावात्मक रूप से संबंधित है? तो देखो अपने ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध, ये तीनों तो ब्लूम वाले जो अपने देखते हैं, जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है उससे संबंधित है। और ये अनुमूल्यन है, अनुमूल्यन ये किसे? भावात्मक से पक्ष है। मतलब किसी वस्तु के बारे में जो मूल्य होता है हमारा अनुमूल्यन करते हैं हम, वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला है 129 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? नहीं पूछा है। तो पहला है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि कितने भी एग्जामिनर किसी टेस्ट को बार बार चेक करें उसमें सेम ही नंबर आते रहे, मतलब विश्वसनीय, रिलायबिलिटी है उसमें। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसके बदलने से मार्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मार्क्स वो सेम ही आएंगे। तो ये होगा वस्तुनिष्ठता। मतलब जो प्रश्न बन गया तो उस प्रश्न में जो उसका आंसर होगा तो कोई भी चेक करेगा दूसरा, वो एक ही आंसर आएगा। अगला था विभेदकारिता। इसका मतलब ये कि ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया जाए जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग जो बच्चे होते हैं, कम बुद्धिमान है, ज़्यादा बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, सभी के हिसाब से क्वेश्चन डाले जाए अलग अलग प्रकार के। तो ये विभेदकारिता होगी। लेकिन योजना जो है ये परीक्षण की विशेषताओं शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण। और प्रक्षेपी का मतलब होता है जो प्रक्षेपण करते हैं अपन, जैसे कोई स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर अपन यहाँ से प्रक्षेपण कर रहे हैं और अपने यहाँ पे छप रहा है, तो उसको प्रक्षेपी बोलेंगे। तो अब देखो बुलेटिन बोर्ड है, ये तो नॉर्मल बोर्ड है, उसके ऊपर पढ़ा रहे हैं अपन। चार्ट है, ये प्रदर्शित कर रहे हैं, इस पर कोई प्रक्षेपण नहीं हो रहा। और मॉडल है, ये भी अपन डायरेक्ट बच्चों को दिखा देते हैं। प्रक्षेपण किस में हो रहा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में। तो प्रोजेक्टर जो होते हैं सारे प्रक्षेपित होते हैं। चलो इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 131,
और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान कौन सी करेगी इसमें? तो इसमें देखो अपने ये ऑप्शन ए है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन, मतलब व्याख्या कर रहा है टीचर और प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा व्याख्यान विधि, और ये अपना समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि। तो इसमें जो इन चारों ऑप्शन में से अपन देखते हैं तो समस्या समाधान विधि में अधिकतम मानसिक क्रियाएं होंगी, ज़्यादा मानसिक निष्कर्षों की जरूरत पड़ेगी, तो समस्या समाधान विधि का ये आंसर सी सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 132 में निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है। मतलब विज्ञान में उत्पाद के अंतर्गत मतलब कौन सी चीज़ बढ़ेगी, जो वैज्ञानिक विधि है अपनी उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ का निर्माण किया जाता है, वो इन चारों में से देखना है अपने को। तो इसमें देखो वैज्ञानिक अभिवृत्ति ये अपने अंदर होती है, प्रयोग करना वैज्ञानिक विधि में शामिल है, परिकल्पना बनाना ये भी वैज्ञानिक विधि का ही चरण है, और ये जो है वैज्ञानिक नियम, ये क्या है जो वैज्ञानिक विधि की जो चरण है उसमें लास्ट में अपन जो निष्कर्ष निकलता है उससे अपन क्या बनाते हैं, वैज्ञानिक नियम बनाते हैं। तो नियम जो बनाना है वो होगा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आएगा नियम बनाना। नेक्स्ट है 133 नंबर पे अपन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। तो शिक्षण के उद्देश्यों का घटकों का समावेश, इसमें जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से डिलीट कर दिया गया और बोनस मार्क मिला है इसमें, क्योंकि इसमें दल शिक्षण में भी आ सकता है, सूक्ष्म शिक्षण में भी आ सकता है, तो इसको बोनस मार्क मिल गए। फिर अगला है विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो निदान के उपरांत, ये निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक हो गया, निदानात्मक शिक्षण। अब निदानात्मक शिक्षण का जो अगला चरण होता है वो उपचार करना होता है, और उपचारात्मक शिक्षण, ये डी इसका आंसर सही रहेगा। 135 में देखते हैं एक क्रमबद्ध प्रक्रिया, ये क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हम किससे देखते हैं, मूल्यांकन से। तो ये अपना इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें बोला परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। मतलब हम किसी कोई परिभाषा देते हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं, तो किससे संबंधित होगा, वो ज्ञान से संबंधित है, मतलब हम उसको लर्न करते हैं, लर्न करके परिभाषा देते हैं, तो ये अपने संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होगा। नेक्स्ट आता है अपना, अच्छा इसका ये और ऑप्शन देखते हैं भावात्मक पक्ष, अपना अनुक्रिया देखा तो उसमें मतलब जो हमारे भाव जो जिसमें उत्पन्न होता है वो आ गए भावात्मक पक्ष में। मनोक्रियात्मक इसमें क्रिया करी जाती है, और भावात्मक और मनोक्रियात्मक ये दोनों आगे इसमें भावात्मक शामिल, और जो संज्ञानात्मक ये अपने जो पढ़ते हैं याद करते हैं, जो मानसिक क्रियाएं होती है उससे संबंधित संज्ञानात्मक है। फिर आते हैं अपने 137 पे, और 137 में देखते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित कौन सा पद होगा, तो वो शिक्षण पद होगा। शिक्षण मतलब पढ़ाना ही है। चलो फिर से अपना साइंस का पार्ट स्टार्ट हो गया, और ये क्वेश्चन है अपना फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 138, और ये कह रहा है हमको 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। बल लग रहा है मतलब पिंड लटका हुआ है, तो पिंड नीचे की तरफ, उसका वेट है जो भार है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए डोरी ऊपर की तरफ उसमें बल लगाएगी, तो उसके बराबर का लगाएगी, जितना उसका भार होगा उतना ही ऊपर की ओर बल लगेगा। तो इसका हम देखते हैं 138 में बल बराबर भार, और ये भार का सूत्र होता है m इंटू जी, जहाँ पे m क्या है, m है उसका द्रव्यमान, और g गुरुत्वीय त्वरण जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें देख लेते हैं हम m इंटू जी, तो m रख दिया, g रख दिया, और ये 7.35 अपना आंसर आ गया। और इसकी जो यूनिट आई है अपने आंसर के हिसाब से, ये यूनिट आई है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसी को अपन दूसरा नाम है वो बोलते हैं न्यूटन, बल का मात्रक। ये दोनों बल के मात्रक है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 139 में अपने एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये अपने सबसे पहले दोलन देखो, अपना सरल लोलक जो होगा इस टाइप से कुछ रस्सी से लटका हुआ है, और ये ऐसे और ऐसे चल रहा है। तो इसमें देखना है अपने को कि ये जो 4 पोजीशन से अपने को दिए इसके हिसाब से देखना। सबसे पहले देखेंगे अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी,
तो अधिकतम विस्थापन की अवस्था ये है अपने, यहाँ पे जब है तो अधिकतम विस्थापन की अवस्था है। अच्छा, फिर इसमें बोल रहा है अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इसका सही आंसर अपना बी है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं अपन। ये देखो, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो कहता है m इंटू जी इंटू एच। ये जो पिंड है, इस पिंड का कुछ द्रव्यमान होगा m, गुरुत्वीय त्वरण सेम है, और h है तो h देखो यहाँ की जो हाइट होगी वो ये होगी और यहाँ की हाइट होगी ये होगी। तो हाइट अधिकतम कहाँ पे है? इस पोजीशन में। इसलिए जो अधिकतम विस्थापन की अवस्था होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और गतिज ऊर्जा जब वेग, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, तो जब वेग अधिकतम होगा तब गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और वेग कब होता है? इस अवस्था में सबसे अधिकतम वेग होता है। तो अपना इसका आंसर हुआ, ये आंसर हुआ हमारा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140, और 140 में देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जो पॉसिबल ही नहीं है? और इसका जो अपना आंसर होगा वो होगा सी। मतलब केल्विन जो पैमाना होता है, 0 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं अपन परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, इससे नीचे ताप पॉसिबल नहीं है। तो माइनस में केल्विन जो पैमाना होता है इसमें टेम्परेचर माइनस में नहीं होता। अब इसके बाद देखते हैं अपन जो और कुछ कन्वर्जन है। ये दे रखे अपन, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये डिग्री रूमर है। तो इसमें देखेंगे जो एक दूसरे को अपन बदलना चाहें टेम्परेचर को तो कैसे बदलते हैं। तो अगर अपने को टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और उसको केल्विन में बदलना है तो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो वो अपना केल्विन में बन जाएगा। ये इसको इजी बनाने के लिए 0.15 को हटा भी सकते हैं अपन, केवल 273 रख लेते हैं। और अगले है ना डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री रूमर, इन तीनों का जो आपस में रिलेशन है वो ये है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 और R/4। तो इनको आपस में ये रिलेशन से अपन निकाल सकते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, और ये पूछ रहा है एक जूल तुल्य होता है। तो इसमें जूल और कैलोरी का आपस में रिलेशन देखना है अपने को। इसमें देखो, सबसे पहले देखते हैं कि एक कैलोरी की डेफिनेशन क्या है। एक कैलोरी जो ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी और जूल भी। तो एक कैलोरी कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका होता है 1 ग्राम जल लेंगे हम और उस 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे। तो 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी उस ऊर्जा को हम बोलते हैं 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी ऊर्जा में 4.2 जूल ऊर्जा होती है। मतलब जूल मात्रक कैलोरी मात्रक से छोटा होता है। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। तो 1 जूल 1/4.2 कैलोरी के बराबर होगा। तो इसका अपना सही जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा बिंब होता है। तो हमको 2 मीटर का प्रतिबिंब देखने के लिए 2 मीटर का ही हाइट होनी जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 143, इसमें ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि का संचरण जो होता है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे। और इसकी जो एनालिसिस है वो इसमें देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे चलती हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग जिधर इसको गमन करना होता है, जैसे ये डायरेक्शन है तो इसकी तरफ ही इसका वाइब्रेशंस होंगे ऐसे। तो ये इधर जा रही है, फिर इधर ऐसे संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन ऐसे चलती रहती है। और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, वो होती हैं अगर इसको ऐसे जाना है तो ये इसके हॉरिजॉन्टल ऐसे दोलन करती हुई चलेगी जैसे प्रकाश की तरंगे। तो ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे। और ध्वनि की तरंग को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वायु हो या फिर और ठोस द्रव गैस जो भी माध्यम हो। अगर माध्यम होगा तो ही ध्वनि की तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएंगी। अगर माध्यम नहीं है, निर्वात में ये गमन नहीं करेंगी। सपोज करो कि एक कमरा है और उसके अंदर की पूरी वायु निकाल दें, उसमें निर्वात बना दे अपन, तो उस कमरे के अंदर एक इंसान यहाँ पे बैठ खड़ा होकर कुछ बोलेगा तो यहाँ पे खड़े हो दूसरे इंसान को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसको वायु का माध्यम की जरूरत पड़ेगी। दूसरा अपन ये देखते हैं कि सूर्य पे विस्फोट होते रहते हैं, लगातार विस्फोट होते हैं और विस्फोट इतने पावरफुल होते हैं कि अपने यहाँ तक उसकी आवाज़ आराम से पहुँच सकती है, पर क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्योंकि बीच में निर्वात है।
वायुमंडल खत्म होने के बाद बीच में निर्वात है, उसकी वजह से अपने पास उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, और इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसमें कंसेप्ट अपने को ध्यान ये रखना है, जो जिस गैस का मॉलिक्यूल हैवी होता है, जो मतलब जो भारी उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके जो अपन ऑप्शंस देखते हैं, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा जलवाष्प, CO2 गैस, मेथेन गैस, ओजोन गैस, ये सभी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। और ग्रीन हाउस प्रभाव होता है क्या है, ये सूर्य से अवरक्त किरणें आती हैं जो गर्मी की किरणें होती है, तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है, और अपने अर्थ पे टकराती है। अभी टकराने के बाद अर्थ पे जब सुबह दिन में टकराएंगे तो ये टकरा कर वापस निकल जाती हैं सूरज की ओर। लेकिन अगर इसको रास्ते में यहाँ पे कोई CO2 गैस का कण मिल गया, या फिर और इनमें से कोई सी ग्रीन हाउस गैस का कण मिल गया, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये कण, और इसको एब्जॉर्ब करके यहीं पे घूमता रहेगा अपने वायुमंडल में गर्म होके। और इस गर्म की वजह से क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से अपन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस टेम्परेचर बढ़ने को बोलते हैं अपन ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन 145, अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबसे पहले अमोनियम का सूत्र देख लो। अमोनियम का होता है NH4+, और नाइट्राइड का होता है N-3। तो अब इनका दोनों का अपन बनाएं रासायनिक सूत्र, तो वो पिछला हमारा जो वीडियो उसमें देख सकते हैं कि ये इससे जुड़ेगा, इसकी वैलेंस इसके लगा दो, इसकी वैलेंस इसके लगा दो, तो ये बनेगा अपना NH4 के लगेगा 3 और N के लगेगा 1, तो NH4 3N, ये अपना अमोनियम नाइट्राइड हो जाएगा। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 146, और ये हमारा क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है, ये डेक्रोन, और इसमें अपने को दे रखा है एकलक। तो इसके देख लेते हैं अपन। ये हमारा हो गया, सबसे पहले हमको समझना होगा कि बहुलकीकरण क्या होता है। जो एकलक दे रखा था, एकलक से बहुलक बनेगा, और एकलक से बहुलक बनने को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण। अब एकलक क्या होते हैं, जो छोटे अणु होते हैं, छोटे अणुओं को बोलते हैं अपन एकलक, और छोटे अणु आपस में जुड़ के एक लंबी चैन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम बहुलक। तो देखो ये अपना एथीन है, एथीन गैस है, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये एथीन का बहुलकीकरण करेंगे हम, तो इसका ये बहुलक बढ़ जाएगा पॉलीथीन। तो एक से अधिक अणु आपस में मिल गए तो इसको बोलेंगे बहुलकीकरण। डेक्रोन का देखें तो डेक्रोन क्या है, डेक्रोन है एक पॉलिएस्टर का उदाहरण है ये डेक्रोन, और ये पॉलिएस्टर का उदाहरण है। तो इसमें से ये जो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड, इन दोनों का बहुलक है डेक्रोन। क्वेश्चन नंबर 147, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल क्या है? एंटासिड। एंटासिड अपन लेके आते हैं मेडिकल से। तो आमाशय की अम्लता, एसिडिटी जो हमारे हो जाती है, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटासिड कौन सा है, प्रति अम्ल कौन सा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आमाशय में कौन सा एसिड होता है। HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और एक अभिक्रिया हमने पढ़ी है रसायन विज्ञान में कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। मतलब अम्ल की अम्लता खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षार चाहिए। अब क्षार इस ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, इसके ऑप्शन में अपने को ऑप्शन ए है वो भी क्षार है, ऑप्शन बी भी क्षार है, और ऑप्शन सी भी क्षार है, ये लवण है। तो 4 ऑप्शन दे दिए, 3 में क्षार दे रखा है। तो कौन सा होगा जो हमारे पेट के लिए ठीक रहेगा? तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं लवण वाला। ये तो लवण है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। और इस लूनार एसिड का जो फॉर्मूला वो होता है AgNO3। काम इसका है फोटोग्राफी में काम आता है। और लूना मतलब होता है चांद। तो जो पुराने ज़माने में जो वैज्ञानिक थे उसने चांदी का संबंध चांद से जोड़ रखा था, और उस हिसाब से इसको लूना बोलते थे। और लूना के हिसाब से इस लवण को लूनार कास्टिक बोलते हैं। फिर आता है कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा हमारा है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको हम लेंगे तो वो पेट के लिए
सूटेबल नहीं है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। फिर अगला आ जाता है कास्टिक पोटास, और कास्टिक पोटास का जो फॉर्मूला है वो है KOH, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो हमारे पेट के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बच गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हो गया MgOH2। तो ये हो गया हमारा एंटासिड जो हमारे पेट के लिए ठीक रहेगा। अभिक्रिया ये होगी इसकी 2HCl और MgOH2 आपस में मिलेंगे और MgCl2 लवण बन जाएगा और H2O जल बन जाएगा। और इस अभिक्रिया को, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हो, इसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 148, और इसमें बोल रहे कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है, तो इनमें से कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन इसका रहेगा डी, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। और इसका जो एनालिसिस है वो होगा हमारा कि जो कार्बन की प्रतिशतता समानुपाती होती है कोयले की गुणवत्ता की। जिस कोयले में जितना कार्बन होगा उसकी गुणवत्ता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कोयले को अपन जो दहन करते हैं तो दहन में क्या बनती है? CO2 गैस बनती है। तो हमारा जो ईंधन का काम, जो मेन ईंधन का काम करता है वो कार्बन ही करता है, कार्बन का ही दहन होता है। तो इसमें जो क्या क्या मिलेगा अपने को, जिसमें कम होगी, सबसे पहले एंथ्रासाइट है। इसमें जो कार्बन की मात्रा 90 से 98% तक होती है। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमनी 80 से 87, लिग्नाइट्स 67 और पीट है उसमें 60%। तो सबसे अच्छा हुआ एंथ्रासाइट और सबसे घटिया हुआ पीट। और इसकी जो विशेषता है एंथ्रासाइट की, धुआं कम देता है, ये नीली ज्वाला के साथ जलता है और राख कम बनती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, और 149 ये हमारा IT से आया है, कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। इस पूछा निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो आउटपुट उपकरण देखना है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन ये इनपुट है, ऑप्टिकल OCR ये भी इनपुट है, OMR शीट जो हमारे एग्जाम काम आती है वो भी इनपुट है, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको अपन मॉनिटर भी कहते हैं, और इस मॉनिटर को ये वो है अपनी आउटपुट डिवाइस। तो आंसर इसका डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो फाइनल आज का आंसर है वो है, फाइनल क्वेश्चन है 150, और इसमें पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है इसने, लेकिन इसका एनालिसिस जरूरी है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चारों में से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। इसका तो आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डी, लेकिन इसके बारे में अपन आगे एनालिसिस कर लेते हैं। और इसमें पूछा है, सबसे पहले हम देखते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक दवा किससे बनती है? पेनिसिलिन ये बनती है कवक से, ये ध्यान रखना है हमको। पेनिसिलिन का जो निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, वो किससे होता है? कवक से। और इसका जो खोज करता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। दूसरा ऑप्शन एक दे रखा था एडवर्ड जेनर। जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने किया था चेचक के टीके की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स, और इनको ही प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी साइंस। तो ये हुआ हमारे एडवर्ड जेनर। फिर आते हैं रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच है जो एंथ्रेक्स जीवाणु था, एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, और इस जीवाणु का नाम होता है एंथ्रेक्स बेसिलस। तो दोस्तों ये था हमारा रीट 2018 का पेपर, F सीरीज़ का पेपर है ये। और इसका जो हम फाइनल एनालिसिस देखें तो इसमें हमको 7 क्वेश्चंस मिले हैं बायोलॉजी से, और बायोलॉजी वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी थे। इस पार्ट में हमको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, कुछ एक चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। फिर आता है फिजिक्स का, 6 क्वेश्चन फिजिक्स में थे, और ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इसमें रटना कुछ नहीं है, समझ लेना अच्छे से। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का भी हमारा कॉन्सेप्ट बेस पे था। और IT कंप्यूटर से एक आया था, और वो सीधा सा कॉन्सेप्ट था, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस आया था। और टीचिंग मेथड्स के जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के थे, और मॉडरेट लेवल के थे, बहुत हाई लेवल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो इसमें देखें तो हम इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से अगर कर लेते हैं मेहनत, तो 30 आउट ऑफ 30 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो में हमने देखा कि इस वीडियो का एनालिसिस हमने उसी बेस पे किया है जैसे साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं इसको। विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है, और इसका लाभ उठाएं।
साथ में अगर कुछ नई सलाह देना चाहते हो या फिर और नए वीडियो इस टाइप के चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।